हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आयो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो दृष्टि सीरीज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का आज पहला लेक्चर लेकर आया हूं मैं आपको। यहां पर आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर सीरीज में कि क्या क्या डिफरेंट फॉर्मूलाज थे और उनको हमें कैसे यूज करना होता है। बेसिकली ये चैप्टर का एक क्विक रिवीजन या क्विक रिकैप अगर मुझे कभी भी लेना है तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार देखूंगा। आधे घंटे की वीडियो होगी ये, आपका पूरा चैप्टर क्विक रिकैप में खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है और पूरा फोकस जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है। ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पूरे कान खोल के आपको सुनना है। इस पर्टिकुलर वीडियो या इस पर्टिकुलर सीरीज का यूज आप हर उस समय पे कर सकते हैं जब आपको रिवीजन करने की जरूरत है, जब आपको कोई टेस्ट देने जाना है, जब आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन हो रही है कहीं जगह पर, आपको ये याद नहीं आ रहा कि कौन से फॉर्मूला में कौन से वर्ड्स का ध्यान देना होता है, तो ऐसी हर जगह पर आप इस सीरीज को यूज कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर में कि ये पर्टिकुलर चैप्टर होता क्या है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की अगर बच्चे मैं बात करता हूं आपसे, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर है फाइनेंस की मैथमेटिक्स। तो बेसिकली पैसे से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स का यूज हो सकता है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझाया है। हमें बोला गया कि अगर मैं आज किसी को उधारी देता हूं तो मैं लेंडर कहलाता हूं और जो मुझसे उधारी लेगा वो बोरोवर कहलाएगा। तो लेंडर जब बोरोवर को पैसा देता है तो उस पैसे को हम प्रिंसिपल बोलते हैं और शॉर्ट में उसको हम पी से डिनोट करते हैं। बोरोवर जब लेंडर को पैसा वापस देगा उसको हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोलते हैं, जिसमें ये प्रिंसिपल के साथ वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा जिसको इंटरेस्ट बोला जाता है वो देगा। अब यहां क्वेश्चन आता है, वो इंटरेस्ट क्यों देगा? वो इंटरेस्ट इसलिए देगा क्योंकि उसने कुछ समय तक हमारा पैसा उधारी पर लिया है। वो 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 6 महीने, वो कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। उस समय के अनुसार हम एक उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसके हिसाब से हम उससे एक इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट लेने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, जैसे आपका रिस्क फैक्टर हो गया। ये सारे इसके रीजंस हैं और रीजन आप हमें कमेंट में बताएंगे। यस, बेसिकली क्योंकि हमारे पैसे की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंगली कम होती रहती है, तो अगर आप किसी को पैसा देंगे तो आपको उससे एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू एटलीस्ट आपको मिल जाए या उससे ज्यादा पैसा आपको मिल जाए। ठीक है, सो लेंडर से बोरोवर को प्रिंसिपल जाता है, प्रिंसिपल से बोरोवर जो है रिटर्न में एक्यूमुलेटेड अमाउंट देता है। यस, अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो होगा उसमें प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट के लिए 3 फैक्टर्स होंगे, एक को बोलेंगे प्रिंसिपल, एक को बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक को बोलेंगे हम टाइम पीरियड। ये 3 फैक्टर की वजह से आपका इंटरेस्ट डिसाइड होगा कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब इसके हिसाब से एक फॉर्मूला डिजाइन होता है जो सिंपल इंटरेस्ट का बनता है और एक दूसरा फॉर्मूला डिजाइन होता है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बनता है। जी हां, यहां 2 फॉर्मूलाज आते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। आइए दोनों चीजों को समझते हैं। ये फॉर्मूला कब लगाने होते हैं, इन फॉर्मूला में किन कीवर्ड्स का ध्यान देना होता है और इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे इंटरेस्ट के अंदर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है कि भैया देखो, सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, 3 चीजों पर इसकी डिपेंडेंसी है। कह रहे तीनों को मल्टीप्लाई करा दो। बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज में होता है, परसेंटेज पर एनम, पर एनम मतलब पर ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि परसेंटेज में होता है तो इसीलिए आप उसको 100 से डिवाइड करा देना। तो सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय में 100। अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमने पढ़ा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो यहां इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट बन गया हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जिस फॉर्मूला में पुट करने के बाद ये फॉर्मूला बनकर आया। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट की जगह अगर आप ये पुट करेंगे और पी को कॉमन लेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। एक और फॉर्मूला हमने देखा जो कि है A इज इक्वल टू पी प्लस एन इंटू SI1। SI1 है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर।
बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है ना, उसी पे आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलता है। मतलब अगर आपने 1000 रुपए डिपॉजिट कराया तो आपको 100 रुपए अगर पहले साल का इंटरेस्ट मिला तो अगले साल भी इस 1000 रुपए का 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, उससे अगले साल भी 1000 रुपए का 100 रुपए इंटरेस्ट ही मिलने वाला है। तो यहां से हमें एक रीजन समझ में आया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है एक सेम टाइम पीरियड में। इसको लिखना चाहो लिख सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है सेम टाइम इंटरवल के अंदर में। हमने यहां पे बोला कि अगर एक साल का इंटरेस्ट SI1 है तो वो क्या होगा, दैट विल बी P इंटू R बाय 100। और अगर मैं बोलता हूं ये n साल तक अगर मुझे निकालना है आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट, तो मैं n को एक साल के इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको प्रिंसिपल में ऐड करूंगा, तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिल जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं जहां पे हम इसका यूज करते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने होंगे तो इस वीडियो के बाद एक बार आप चाणक्य नीति लेक्चर को रेफर कर लेना, वहां मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन करवाया है आपको। अब ये है सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। सिंपल इंटरेस्ट बड़ी सिंपल सी चीज है, P इंटू R इंटू T बाई 100 किया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये सेम रहता है एक सेम टाइम इंटरवल के अंदर में, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर मुझे एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना है सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली तो दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब दूसरा हमारा इंटरेस्ट का तरीका होता है जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आगे आने वाले हर टॉपिक में यूज आने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम यूज करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर एक जो आपका बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है जहां से आप पैसा लेते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम कर रहा होता है। मेजरली यही काम होता है, रेयरली सिंपल इंटरेस्ट पे काम होता है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक भारत पे का आई थिंक 12% क्लब करके एक ऐप था, वहां सिंपल इंटरेस्ट मैंने देखा है। उसके अलावा आज तक मैं अगर बात करता हूं तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को देखता आया हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कह रहे ये इंटरेस्ट जो अपने को मिलता है ना, ये मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर। और जो वो प्रिंसिपल हर साल का होता है ना, वो पिछले साल का एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले साल बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट कराए, वो साल के अंत में अगर 1100 बन गए ना, तो अगले साल इस 1100 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो मान लीजिए 1210 हो जाता है आपका एक्यूमुलेट करके। फिर 1210 पे आपको जो है अगला इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो एक्यूमुलेट करके मान लीजिए 1331 रुपए बन जाता है। तो इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट यहां पर हर ईयर के प्रिंसिपल में मिल रहा है, और जो हर ईयर का प्रिंसिपल होगा वो पिछले साल का एक्यूमुलेटेड अमाउंट होने वाला है। इसी की वजह से जब हमने फॉर्मूलाज को डिराइव करने की कोशिश करी तो हमें फॉर्मूलाज में बहुत चेंजेस आए। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखा जाए, अगर मेरी कंपाउंडिंग बोली जाए ईयरली हो रही है तो सेम रहता है। यस, या मैं बोलूं अगर पहले टाइम पीरियड का अगर मैं चेक करता हूं मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू सिंपल इंटरेस्ट। बट उसके बाद से वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसको निकालने के लिए अगर मैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट की बात करता हूं तो दैट विल बिकम प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आई की पावर n। और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो मुझे पता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा a माइनस पी, जिससे हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं। बेसिकली इस रिजल्ट में हमने इस फॉर्मूला में से माइनस किया है p, और p को कॉमन लेके ये रिजल्ट बनाया है। सर यहां i क्या है और n क्या है? i होता है, लिखना चाहिए लिख सकते हैं, i होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वन टाइम पीरियड इन डेसिमल, और n होता है टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। जी हां, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो जरूरी नहीं है हर साल आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट प्रिंसिपल चेंज हो। आपका हो सकता है कि यहां सॉरी यहां पे आपका मंथली चेंजेस हो रहे होंगे एक्यूमुलेटेड अमाउंट से प्रिंसिपल में, या क्वार्टरली चेंजेस हो रहे होंगे एक्यूमुलेटेड अमाउंट से प्रिंसिपल में, या आपका सेमी एनुअली भी हो रहे होंगे। तो इसीलिए हम एक फैक्टर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। और C की वैल्यू ईयरली के लिए 1 होती है, हाफ ईयरली के लिए 2 होती है, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली बोल सकते हो, क्वार्टरली के लिए 4 हो सकती है, और मंथली के लिए 12 होती है। तो ये हमारी C की कुछ वैल्यूज होती हैं। और हमारा जो
यहां पर n होगा दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड इन ईयर इनटू में c। ओके, सो इसीलिए n बन जाता है हमारा टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन t ईयर्स। एंड ऑल्सो i जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वन पीरियड देखते हैं, सो वो हो जाता है r/100 इंटू सी। तो ये फॉर्मूलाज हमारे बनते हैं। इस फॉर्मूला की कैलकुलेटेड ट्रिक क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मैं उस पर बात करना आपसे चाहता हूं, दैट इज एन्युटी। एन्युटी की बच्चे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एन्युटी जो होती है वो होती है सेम पीरियड में सेम अमाउंट का कटना या मिलना। मतलब अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, वो सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड में दे रहा है तो भी एन्युटी कहलाएगा, या आप किसी को पैसा दे रहे हो वो सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड में दे रहे हो तो वो भी एन्युटी कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने सेम अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है तो वो भी आपका ईएमआई है। या एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सेम अमाउंट आपका सेम टाइम पीरियड में, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा होता है तो वो भी एक टाइप की एन्युटी होती है। एन्युटी को आसान भाषा में बोले तो होता है इंस्टॉलमेंट। आसान भाषा है, जनरली भाषा में इसको हम इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज करते हैं, बट यहां इंस्टॉलमेंट सेम रहती है सेम टाइम पीरियड में। एन्युटीज जनरली दो नाम से या दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं एन्युटी रेगुलर और दूसरा होता है एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी रेगुलर बोलता है कि अगर आपकी पहली पेमेंट पहले टाइम पीरियड के बाद से डिडक्ट हो रही है। देखो, जब भी मैं टाइम पीरियड वर्ड बोलता हूं इसका मतलब आपका वो टाइम पीरियड ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ठीक है, और डेली भी होता है, बट हम डेली कंसिडर नहीं करते हैं अपनी कैलकुलेशन में। हम चार ही केसेस लेते हैं, ईयरली, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, ठीक है। सो यहां पर एन्युटी रेगुलर में आपकी पहली पेमेंट जो जाती है वो फर्स्ट टाइम पीरियड के एंड में जाती है, दूसरी पेमेंट दूसरे टाइम पीरियड के एंड में, चौथी पेमेंट चौथे टाइम पीरियड के एंड में, एंड सो ऑन। आखिरी पेमेंट जो होगी वो आपकी आखिरी nth पीरियड अगर मानता हूं लास्ट है तो उसके एंड में आपको जाती हुई दिखेगी। जबकि एन्युटी इमीडिएट की बात करते हैं तो पहली पेमेंट आपको स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट पीरियड में जा रही है, दूसरी पेमेंट स्टार्ट ऑफ द सेकेंड पीरियड में, तीसरी पेमेंट स्टार्ट ऑफ द थर्ड पीरियड में, फोर्थ पेमेंट स्टार्ट ऑफ द फोर्थ पीरियड में, एंड सो ऑन। आखिरी पेमेंट जो होगी वो आखिरी पीरियड के स्टार्टिंग में ही चली जाएगी। सो यहां से हमने एन्युटी रेगुलर और एन्युटी इमीडिएट में ये डिफरेंस देखा कि अगर मैं सिर्फ पहली पेमेंट का ध्यान रखता हूं तो पहली पेमेंट अगर एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड में जाती है, एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड में जाती है तो वो हमारा एन्युटी रेगुलर, और अगर वो स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड में जाती है तो वो मेरा एन्युटी इमीडिएट होता है। एन्युटी रेगुलर और एन्युटी इमीडिएट के दो नाम हैं अलग अलग। इसको हम एन्युटी सर्टेन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम एन्युटी सर्टेन के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी भी बोलते हैं, इसको हम एन्युटी ड्यू के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई आएगी। अब बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि सर ये एन्युटी के रिगार्डिंग में हमें समझ में कैसे आएगा कि रेगुलर कौन सी है और हमारी इमीडिएट कौन सी है। सबसे पहले अगर आपको ये जानना है कि एन्युटी है या नहीं है तो आपको ना क्वेश्चन में एवरी या ईच करके कुछ पेमेंट लिखी हुई मिलेगी। ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि आपको एवरी मंथ पेमेंट जा रही है, एवरी ईयर पेमेंट जा रही है, या ईच मंथ पेमेंट जा रही है, या ईच ईयर पेमेंट जा रही है, या फिर ईच हाफ ईयरली पेमेंट जा रही है। तो ऐसा वर्ड आपको मिलने वाला है। तो ये वर्ड पे आपको सबसे पहले फोकस करना होगा। फिर अगर वो रेगुलर होगी तो आपको यहां पे इससे पहले एक एंड ऑफ करके वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, और अगर वो इमीडिएट होगी तो आपको यहां पर एक वर्ड स्टार्ट ऑफ एवरी पीरियड या स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ लिखकर मिलेगा। सर अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ना मुझे एंड ऑफ लिखे मिले ना मुझे स्टार्ट ऑफ लिखा हुआ मिले, डायरेक्ट ऐसा आ जाए कि सर पेमेंट ईच मंथ या पेमेंट ईच ईयर जा रही है,
सो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम मानेंगे कि हमारा वो एन्युटी रेगुलर का केस है। तो जनरल भाषा में बात करूं तो जनरली हम एन्युटी रेगुलर को लेते हैं। एन्युटी इमीडिएट के लिए मस्ट है, एन्युटी इमीडिएट के लिए मस्ट है कि आपका स्टार्ट ऑफ वर्ड क्वेश्चन में होना चाहिए, स्टार्ट ऑफ वर्ड क्वेश्चन में होना चाहिए, तभी मेरा एन्युटी लगता है इमीडिएट वाला, अदरवाइज मैं उसको रेगुलर का केस मान के चलता हूं। यस, अब एन्युटी से हमने क्या बात करी कि भाई सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड में जाता है। एन्युटी रेगुलर की बात करते हैं तो वहां पे एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड में पहली पेमेंट डिडक्ट होती है, और स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड में अगर पहली पेमेंट डिडक्ट हुई है तो वो मेरा एन्युटी इमीडिएट का बनता है। अब हमें एन्युटी से निकालना क्या होता है, हमें एन्युटी से निकालनी होती है फ्यूचर की वैल्यू या प्रेजेंट की वैल्यू। मतलब मैं इंस्टॉलमेंट भर रहा हूं, तो इंस्टॉलमेंट भरने पर अगर मुझे पैसा इंस्टॉलमेंट के बाद में मिलने वाला है लमसम, लमसम मतलब एक साथ इकट्ठा करके, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर की वैल्यू। और अगर मुझे इंस्टॉलमेंट से पहले पैसा पे करना पड़ रहा है या फिर पहले पैसा मिल रहा है तो उसको बोलेंगे हम अपना प्रेजेंट वैल्यू। तो समझिए मेरी बात ध्यान से, हमें यह बात पता है बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट फ्यूचर की वैल्यू प्रेजेंट से कम होती है। तो अगर आज आप पैसा दे रहे हो तो इसकी वैल्यू एक्यूमुलेट करके फ्यूचर में कम होने वाली है। इसीलिए जब मैं फ्यूचर वैल्यू निकालता हूं तो मैं डायरेक्टली इसका सम नहीं कर सकता, मुझे यहां पर इसके लिए कुछ नया फॉर्मूला बनाना पड़ता है, जो कि हम डिराइव करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। वो फॉर्मूला बनकर आता है a इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 बाय आई। यहां भी i वही है r बाय 100 इंटू सी, और n भी वही है t इंटू सी। हर बार i और n हम यही मान के चलेंगे। अब इसकी कैलकुलेटर ट्रिक भी बताऊंगा मैं, बट याद रखना जब भी मैं एन्युटी रेगुलर की बात करता हूं तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है आफ्टर एन्युटीज खत्म हो जाए, और जिस दिन मैं आखिरी पेमेंट करता हूं उसी दिन मैं अपनी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। मतलब ऑन द डे ऑफ लास्ट पेमेंट हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जबकि एन्युटी इमीडिएट में क्या होता है, जिस दिन तुमने आखिरी पेमेंट करी है उसके एक टाइम पीरियड बाद में तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, क्योंकि तुम्हारे एन पीरियड एंड ही हो रहे हैं आफ्टर 1 पीरियड ऑफ द लास्ट पेमेंट। उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला में चेंज आता है, कह रहे ये चीज तो एज इट इज रहती ही रहती है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये तो एज इट इज है ही है। इसको बस हम 1 प्लस आई से ओवर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 प्लस आई से ओवर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा फ्यूचर वैल्यू का हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ओके, इस चीज को भी रिपीट करेंगे, बट अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। देखो फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है, ये वैल्यूज की फ्यूचर में वैल्यू में पता है कम होने वाली है, तो वो जो कम वैल्यू होगी उन सबको हमने एक्यूमुलेट करके ये फॉर्मूला बनाया। यस, क्योंकि ये देखो ये आज पैसा किया, ये फ्यूचर में जाके इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, इन सबको जोड़कर हमने ये एफपी वैल्यू बनाई, जो कि सिंप्लीफाई करने पे हमें ये फॉर्मूला से मिल जाता है डायरेक्टली। मुझे हर एक को इंडिविजुअली चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने अगर एक्यूमुलेट ये एन्युटी से पहले पैसा जानना है कि भाई अगर मान लो जैसे लोन के केस में होता है, जैसे लोन के केस में होता है, लोन में क्या होता है, आज मैं मोटा पैसा या लमसम पैसा लूंगा और फ्यूचर में मैं उसको इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा एज अ ईएमआई। तो लोन का केस हो गया, वो हमारा यहां पर आता है। मतलब कोई भी ऐसा केस लो जब आपका मोटा पैसा आपने लिया और फ्यूचर में आपने इंस्टॉलमेंट पे करी, तो वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का केस है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे इस केस में निकालनी है तो वो फॉर्मूला बनता है जो हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला एज इट इज लिख दो इसको, और बस इसको 1 प्लस आई की पावर n से डिवाइड करा दो, और इसको 1 प्लस आई की पावर n से डिवाइड करा दो। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला बन जाता है। और अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट वैल्यू यहां पे फॉर्मूला इमीडिएट के केस में, तो वो बोलता है इसी फॉर्मूला में बस आप n की जगह में पहले तो n-1 कर दो, इसी फॉर्मूला में n की जगह में बस आप n-1 कर दो, और जो आपने -1 किया है ना, बेसिकली आपने जो एक टाइम पीरियड होता है स्टार्टिंग वाला उसको कंसीडर नहीं किया है। इसका जो अमाउंट बनने वाला है ए, ये हम अलग से ऐड कर देते हैं।
बेसिकली n-1 टाइम पीरियड ये कौन से होने वाले हैं, ये पहला टाइम पीरियड छोड़कर बाकी सारी पेमेंट होने वाली है। ये बोलता है कि भाई देखो n-1 टाइम पीरियड तक आपका सेम एन्युटीज हैं जो आपकी इस केस में है, तो मैं उसी के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूं। फर्क क्या आया है, ये वाली गायब हो गई है और यहां पे एक ऐड हो गई है। ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है एन्युटी इमीडिएट के केस में, ये तो आज ही हो रही है, तो आज की वैल्यू तो सेम ही रहेगी भाई। मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो पैसा मैं आज पे कर रहा हूं, अरे उसकी तो आज की वैल्यू सेम ही रहने वाली है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूलाज बनते हैं। पहले इस फॉर्मूला को देख लेते हैं, याद कैसे करना है, फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर मैं उस पर बताता हूं कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमें कब यूज करना होता है। फिर हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन के बारे में। ओके, यस। तो फ्यूचर वैल्यू की अगर हम बात करते हैं बच्चे, वो अगर एन्युटी रेगुलर में निकाली जाती है तो उस केस के अंदर में आपका क्या होता है, सारी पेमेंट खत्म होने के बाद आखिरी पेमेंट जिस दिन होगी उसी दिन फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी। उसका फॉर्मूला ये रहा। अगर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इमीडिएट में कैलकुलेट करी जा रही है तो आखिरी पेमेंट जिस दिन होगी उसके एक टाइम पीरियड बाद में आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे। यहां पे जो ये फॉर्मूला बनता है a इंटू 1+i, इसको बस हम 1+i से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। यस। एंड अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू होता है एन्युटी से पहले की पेमेंट। अगर आपको लमसम अमाउंट एन्युटी से पहले मिल रहा है या आप दे रहे हैं और आपको एन्युटी जो है उसके बाद स्टार्ट हो रही है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू आपने पेमेंट करी या फिर आपने ली और पहली पेमेंट उसके एक टाइम पीरियड बाद से शुरू हुई एन्युटी की, तो वो आपका प्रेजेंट वैल्यू होने वाला है। याद रखिएगा, ऑफ एन्युटी रेगुलर। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है इन स्टार्ट एंड फर्स्ट एन्युटी पेड आफ्टर 1 पीरियड। तो मतलब जी आपका यहां पर अगर ध्यान देंगे, प्रेजेंट वैल्यू यहां कैलकुलेट जब करी गई है तो उसके एक टाइम पीरियड बाद आप पहली पेमेंट एन्युटी की कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इमीडिएट में बात करते हैं तो जिस दिन आपने लमसम अमाउंट उठाया या आपने दिया उसी दिन आप पहली एन्युटी को दे रहे होंगे या ले रहे होंगे। पहली पेमेंट जो होगी वो हमारी फर्स्ट एन्युटी की सेम डे को पे करी जाएगी जिस दिन प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी गई है। ओके, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर के फॉर्मूला में क्या होता है, जो हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है उसको 1+i से डिवाइड कर देते हैं। और इस फॉर्मूला में अगर मैं n में से 1 माइनस यहां करा दूं, n में से 1 माइनस यहां करा दूं, ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसमें एक टाइम पीरियड की एन्युटी ऐड कर दी जाएगी तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट बन जाता है। तो ये फॉर्मूलाज याद करने का तरीका हो गया। अब आपको कीवर्ड से मैंने समझा दिया कि कौन से फॉर्मूला में कहां पर हम यूज करते हैं। अब इन फॉर्मूलाज की कैलकुलेटर ट्रिक मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो तैयार कर चुका हूं विद एग्जांपल्स, आप उसको देख सकते हैं, बट फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो मेरे को पता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। अब ये r बाय 100 को मैं r परसेंटेज भी लिख सकता हूं, तो इसीलिए मेरा फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर परसेंट करके भी हो जाता है। जब भी मैं सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो मैं इस तरीके से करूंगा और एक्यूमुलेटेड अमाउंट इसमें सॉल्व करने के बाद P ऐड करने पर अपने को ये मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मेरे पास में नंबर ऑफ टाइम पीरियड बहुत कम दे रखे हैं, मान लीजिए 5 से कम है n की वैल्यू, तो उस केस के अंदर में मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है P प्लस i परसेंट प्लस i परसेंट प्लस i परसेंट अप टू n टाइम्स, वेयर i परसेंटेज यहां पर हो जाता है r बाय c। इस फॉर्मूला को अपन ने क्लासेस में समझाया हुआ है अच्छे से एग्जांपल्स के साथ, इसको बड़े ध्यान से वहां देख सकते हैं, जस्ट ये रिमाइंडर के लिए था। यस, अब हम बात करते हैं एन्युटीज के बारे में। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का जो फॉर्मूला होता है, ये सारे फॉर्मूलाज, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूलाज होता है, ये सारे फॉर्मूलाज अगर आप चाहेंगे ढंग से समझना, मैं बोलूंगा कैलकुलेटर ट्रिक वाली जो वीडियो है उसको देखना। यहां पर इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, पहले 1+i की पावर जो n है उसको कैलकुलेट किया, उसकी कैलकुलेटर ट्रिक लगाई, उसमें से -1 डिवाइड बाय i और मल्टीप्लाई a इक्वल टू कर दिया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट में इसी फॉर्मूला के अंदर में, ऊपर वाले फॉर्मूला के अंदर में ही बस मैंने 1+i की पावर 1+i से मल्टीप्लाई करा दिया है।
ऊपर वाले फॉर्मूला में ही इसको बस मैंने 1 + i से मल्टीप्लाई करा दिया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे पता था 1 + i की पावर n से मुझे वापस डिवाइड करना होगा, जो मैंने ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी है। तो मैंने इसको मेमोरी में सेव करा दिया। मेमोरी में सेव कराने से पहले मैं मेमोरी क्लीन करता हूं, जिसके लिए मैं 2 बार MRC और AC का बटन दबाता हूं। फिर ये पूरी 1 + i की पावर n कैलकुलेट करी है, मेमोरी में सेव कर दिया। फिर वही कैलकुलेशन -1 / i इंटू में a, ये तो करना ही है, बट साथ में मुझे मेमोरी में जो ये 1 + i की पावर n है उससे भी डिवाइड कराना, तो ये वो काम किया हुआ है। सेम एन्युटी इमीडिएट के अंदर में यहाँ पे हम पावर n-1 करते हैं, तो उसके लिए कैलकुलेशन किया, वही सेम काम जो ऊपर में किया वो काम किया, और आखिरी में a और ऐड कर देते हैं। ये काम रट्टा मत मारिए, ये आप समझेंगे जब कैलकुलेटर ट्रिक्स वाली वीडियो को देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कौन सी एप्लीकेशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है। यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, याद ही रख लेना। सिंकिंग फंड होता है आपका, आज आप एन्युटी पे कर रहे हो और फ्यूचर में आपको एक लमसम बड़ा अमाउंट चाहिए, तो आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और जनरली हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का केस ही लेकर चलूंगा 99% केसेस में, क्योंकि ये हमारा बिजनेस की इनकम से एन्युटी पे करी जाती है, और बिजनेस में भैया पहले टाइम पीरियड में कुछ कमाओगे तभी तो उसको पे कर पाओगे। तो इसीलिए हम सिंकिंग फंड में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि सिंकिंग फंड जो क्रिएट होता है वो होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटीज यू आर पेइंग टुडे। ओके, फिर कंसेप्ट अपन ने पढ़ा लीजिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा भाषा ये है कि भाई एक चीज की आज कुछ वैल्यू है, इस वैल्यू को मुझे फ्यूचर में जो एन्युटीज पे कर रहा हूं उससे कंपेयर करना है, और यहां कंपैरिजन करना है। ये फ्यूचर वैल्यूज को आपको प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो इस चीज की वैल्यू है वो आज की वैल्यू है। तो मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसी चीज की कैलकुलेट करनी है तो वो हमेशा कैलकुलेट करके कंपेयर भी जो करी जाएगी वो प्रेजेंट वैल्यू से करी जाएगी। सो अगर मेरे पास फ्यूचर में एन्युटीज हैं, उनको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा उसका पहले, फिर मैं इसकी जो आज की प्रेजेंट वैल्यू इससे कंपेयर करूंगा। ओके, सो लीजिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोनों में सेम काम करना होता है। हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी होती है और इनको कंपेयर करते हैं विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द थिंग, विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द थिंग। यस, ओके। अब जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कॉन्सेप्ट होता है उसका ही यूज करना होगा, और जहां पर भी जनरली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर लगता है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में बोला ना हो कि पहली एन्युटी स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड से पे करी जा रही है। ठीक है ना, तो यही कंसेप्ट है। अब यहां पे कॉमन सेंस वाली ये बात है, अगर मेरा पैसा जेब से जा रहा है एन्युटीज के अंदर में, तो उसकी पेमेंट अगर प्रेजेंट वैल्यू की कम होगी तो मेरा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मेरी जेब से जहां काम पैसा जाएगा मैं उसको प्रेफर करूंगा, और जब मेरे को मिल रहा है तो जहां से ज्यादा मिलेगा मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। बस ये कॉमन सेंस से सोचना है और इसके क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। कैलकुलेट किया, अगर जेब से जा रहा है तो जो कम जाएगा मैं उसको फायदे में सौदे में मानूंगा, और अगर मेरी जेब में आ रहा है जहां से ज्यादा पैसा आएगा मैं उसको फायदे का सौदा मानूंगा। बस यही अपने को देखना होता है। फिर कॉन्सेप्ट आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। अगर मुझे पता हो कि एक फ्यूचर का अमाउंट AN है जिसके लिए मैंने आज जो कैश फ्लो दिया है वो P दिया है, तो यहां से मुझे पता है कि इसकी वैल्यू मैं अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकाल सकता हूं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट रिसीव्ड इन द फ्यूचर AN विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम हर ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई मान लो यहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट पूरा एक कैपिटल बजटिंग का चैप्टर आधारित है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आप पढ़ते हैं। यही पूरा चैप्टर वापस से बार बार यूज आया। यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मान लो आपने एक धंधे में 1 लाख रुपए लगाया, उस धंधे से आपको पहले साल में 1000 रुपए मिला, दूसरे साल में 10,000 मिला, तीसरे साल में 1 लाख मिला, अगले साल में 2 लाख रुपए मिला, तो आपको कुछ नहीं करना। ये आज पैसा लगाया तो ये सारे पैसे को आपको इस फॉर्मूला को लगाकर प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। ये फ्यूचर की वैल्यू आपको मिल रही है उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। जो सारा आपका पैसा आपने कमाया उसको इनफ्लो बोलते हैं, और जो उनकी प्रेजेंट की वैल्यू आएगी उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बोलेंगे। तो हर ईयर के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को कैलकुलेट करके आप सम करेंगे तो वो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिल जाएगी। हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से
जो आज की वैल्यू में प्रेजेंट में खर्चा किया उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इन दोनों को माइनस करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया तो हम बोलेंगे हमारा धंधा प्रॉफिटेबल है, दैट मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू इज गुड, आप वो धंधा कर सकते हो। अगर ये नेगेटिव आ गया तो वो अपन धंधा नहीं कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड इज जस्ट लाइक कि आपको 5 साल बाद कोई वैल्यू मैच्योर करके मिलने वाली है और उसका डिविडेंड आज आपको मिल रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ डिविडेंड कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपने कुछ पैसा पेमेंट किया, उसके बदले में आपको 5 साल बाद 10,000 रुपए मिलने वाले हैं और 10,000 का 10% आपको 5 साल तक मिलता रहेगा। मतलब 10,000 रुपए आपको मिले 5वें साल में, उसका 10% 1,000 पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, चौथे साल के अंत में और 5वें साल के अंत में। तो आपको दो तरीके से पेमेंट मिलती है। एक मिलती है फिक्स डिविडेंड के रूप में जिसको हम एक एन्युटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और एक मिलती है लमसम आफ्टर 5 ईयर। जी हाँ, यहां पे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के कंसेप्ट की बात करता हूं तो मेरे को यहां पर दो पेमेंट मिलती हैं। यस, एक मिलती है हमारी फिक्स पेमेंट और एक मिलती है हमारी लमसम पेमेंट। तो अगर मैं बोलता हूं यहां मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पे करी है कुछ अमाउंट, तो यहां से मुझे बॉन्ड की एक फिक्स अमाउंट मिलेगी ऑफ लमसम आफ्टर 5 ईयर मान लीजिए, या फिर n ईयर्स, और n ईयर तक मुझे उसका कुछ डिविडेंड के रूप में एन्युटी मिलने वाला है। मुझे उसका यहां तक एन्युटी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो दो तरीके से पेमेंट है। अब मुझे अगर ये अमाउंट बताना है तो मुझे इस अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट वैल्यू इसका भी निकालना पड़ेगा और इसका भी निकालना पड़ेगा। सो यहां से हम बोलेंगे ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालो, प्लस में आप इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कर दो, आपको जो है आपका ये टोटल वैल्यू जो आज पे करनी है वो मिल जाती है। यस, बस ये काम करना होता है। यही लिखा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अमाउंट ऑफ द बॉन्ड रिसीव्ड। ठीक है, इन दोनों अमाउंट को हम कैलकुलेट करते हैं बाय दीज फॉर्मूलाज, ऐड करते हैं तो आज जो आपको पैसा पेमेंट करना होता है बॉन्ड का वो मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, परपेचुटी क्या है? परपेचुटी है इनफाइनाइट टाइम पीरियड की आपकी प्रेजेंट वैल्यू। मान लीजिए जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी रामलाल को 5-5 हज़ार रुपए चाहिए, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आज उसको कितना पैसा देना पड़ेगा उस अमाउंट को परपेचुटी बोलेंगे। परपेचुटी को हम पीवीए इन्फिनाइट के नाम से भी लिखते हैं और इसकी वैल्यू a बाय आई बन जाती है। अगेन I इज R बाय 100 इंटू सी। कई बार हमें क्या चाहिए होता है, पहली पेमेंट अगर 5,000 की मिली है तो अगली में मुझे 5% की ग्रोथ चाहिए, उससे अगली में उससे 5% ज्यादा चाहिए, उससे अगली में उससे 5% ज्यादा चाहिए। तो हम बोलते हैं जितना तेरे को ग्रोथ चाहिए ना उसकी वजह से तू -G कर दे। यहां पे I तुम्हारा R बाय 100 इंटू सी था और तुम्हारा G जो था ना, जिस हिसाब से तुम ग्रोथ चाह रहे हो इन परसेंटेज, उसको कैपिटल G बना, उसको तुमने 100 बाय C से डिवाइड कर दिया। तो यहां से दो फॉर्मूला बनते हैं। अगर सिर्फ I लिखोगे तो ग्रोथ नहीं कर रहे हो, I - G करोगे नीचे में डिनोमिनेटर में तो तुम ग्रोथ भी कर रहे हो। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसका नाम है CAGR। ये और कुछ नहीं है, जो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के अंदर में तुमने क्या किया, इसको मान लिया V0, इसको Vn, और जो n टाइम पीरियड बीता ना, तुमने बोला वो कोई ये Tn साल में से T0 साल घटाने के बाद मिला है। इसी फॉर्मूला के अंदर में हमारा जो ये, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं अगले पेज पर, आपका मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं मेरा फॉर्मूला बन गया Van इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। ठीक है ना, यहां हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं तो C की वैल्यू 1 मान के चलते हैं। तो इस फॉर्मूला में जो ये है ना, ये R, इसको निकालना ही हमारा CAGR बनता है, इसको निकालना ही CAGR बनता है। तो इस फॉर्मूला में इसको हम Vn मानते हैं, इसको V0, 1 प्लस ये हमारा CAGR बन जाता है, और जो T होता है ना, ये जो मेरा T होता है, ये मेरा Tn माइनस T0 बन जाता है। कि भाई कोई ये Tn ईयर है, उसमें से T0 ईयर माइनस करोगे तो नंबर ऑफ ईयर्स आपको बताएगा। ठीक है ना, इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके CAGR का हमने फॉर्मूला बनाया Vn बाय V0 का 1 बाय Tn माइनस T0 रूट -1 इंटू 100। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया।
सो इसी प्रकार से ये पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मैंने कोशिश करी है समराइज करने की। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, यहाँ कमेंट्स भी करना भाई, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। यस, जब तुम अप्रिशिएट करते हो हमारे एफर्ट्स को, और काम करने का मन करता है, और ऐसी वीडियोस बनाने का मन करता है। सो लव यू गाइस, टेक केयर। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में विद मोर कॉन्सेप्ट। तुम मुझे बताओ तुमको सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टीज याद करने में दिक्कत आ रही है, कौन से ऐसे फॉर्मूला शीट्स तुम और जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हम आपके लिए प्लान कर कर लेकर आएंगे। सो मिलते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, सी यू सून, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।